क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, बॉलीवुड स्टार्स अभिषेक बच्चन, सोनम कपूर, सैफ अली खान, ऋतिक रोशन, शिल्पा शेट्टी, आलिया भट्ट। आप सोच रहे होंगे कि मैं इन सेलिब्रिटीज के नाम क्यों ले रही हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता खपलियाल और आज हम इन सेलिब्रिटीज के नाम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इनके नाम से न सिर्फ फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाए गए बल्कि इनके नाम पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करवाकर 50 लाख रुपए की ठगी भी की गई है। जी हां, इस ठगी की वजह से इन सेलिब्रिटीज के क्रेडिट स्कोर खराब हो गए हैं और इन्हें पता भी नहीं चला। पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताते हैं। जालसाजों ने गूगल से जुटाई सेलिब्रिटीज की जानकारी। सबसे पहले तो गूगल से सेलिब्रिटीज की जीएसटी डिटेल्स हासिल की। अब जीएसटी इनसे पैन कार्ड की जानकारी जो है इन्होंने निकाली। उसके बाद जीएसटी इन जन्मदिन से नकली आधार पैन बनाया। सेलिब्रिटीज की जगह जालसाजों ने अपनी फोटो लगाई और ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनी को निशाना बनाया। जालसाजों ने क्रेडिट कार्ड से 50 लाख की ठगी की और यहां पर पुलिस ने मामले में साइबर अपराधियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आज हम जो है इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभम सिंह, साइबर एक्सपर्ट, पुनीत भसीन, साइबर लॉ एक्सपर्ट, महेश शुक्ल, सीईओ फाउंडर पेमी। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। तो शुभम, सबसे पहले तो मुझे आपके पास से समझना है कि ये मोडस ऑपरेंडी क्या है। हालांकि हमने ग्राफिक्स के जरिए समझाया दर्शकों को कि किस तरह से जालसाजों ने यहाँ पर फर्जीवाड़ा किया है, लेकिन जो डेटा चुराया गया है ये तो पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है। कहां से ये डेटा मिला है और कैसे इतनी आसानी से उन्होंने फर्जीवाड़ा कर दिया, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लेकर 50 लाख का फर्जीवाड़ा किया है, ये विस्तार से हमको जरा समझाइए। जैसे कि इन्होंने जिन लोगों को टारगेट किया है वो पब्लिक फिगर लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, तो उनके जो भी जैसे बेसिक डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ हो गए हैं और उनके इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, जैसे जॉबा कॉर्प हो गए, वहां पे आप किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी बड़े जिनकी कंपनी है, उनके इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो सिर्फ उनके नाम डाल से कि ये सीईओ है, तो उनका आपने नाम एंटर किया, वहां से आपको उनके फाइनेंशियल प्रॉपर जितने भी ईयरली उनकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, उनकी बेसिक डिटेल्स हैं, वो सब वहां से मिल जाती हैं। और जैसे कि ये लोग ने जो स्कैम किया है, जो इन्होंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है सेलिब्रिटीज के नाम पर, अभिषेक बच्चन के नाम पर या जो भी बाकी के सेलेब्स हैं, तो इन्होंने सेलेब्स के डेट ऑफ बर्थ यूज किया है वहां पे, और कुछ जगह खुद के फोटोज यूज किए हैं और पैन कार्ड यूज किए हैं सेलेब्स के। तो आजकल क्या होता है, बेसिकली हमें जब भी लोन के लिए अप्लाई करना है या हमें बहुत सारे मेल्स आते हैं सिबिल स्कोर चेक करने के लिए, और बहुत सारे लिंक्स आते हैं कि आप ये पोर्टल के थ्रू सिबिल स्कोर चेक करोगे तो आपको हम सिबिल आपका सिक्योर करके देंगे और अच्छा करके देंगे, और आपको हाई रेट जो भी लोन चाहिए, लोन अमाउंट शो करते कि आपको इंस्टेंट लोन मिलेगा। जो भी विक्टिम्स होते हैं वो अपना इंफॉर्मेशन इजिली डिटेल्स शेयर कर देते हैं, बिकॉज सिबिल स्कोर चेक करने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन होता है पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ और नाम या सरनेम। ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली बहुत इजिली मिल सकती है। जैसे जीएसटी इन वेबसाइट है, उसके थ्रू इन्होंने इंफॉर्मेशन निकाला था जो पब्लिक फिगर है जिनका मिसयूज हुआ था पैन कार्ड। बिल्कुल, चलिए बोर्ड सेलिब्रिटी तो आपने समझा ली है। महेश, ये बताएं, क्योंकि अब यहाँ पर क्रेडिट स्कोर की भी एक का जिक्र हुआ है। मुझे ये समझना है, दर्शकों को हमें ये समझाना पड़ेगा सबसे पहले कि क्रेडिट स्कोर बनता कैसे है और कैसे इस तरह के फर्जीवाड़े से ये खराब भी होता है। क्रेडिट स्कोर अब तो नया नहीं है, सबको पता है क्रेडिट स्कोर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और जैसा आपने पूछा कि ये बनता कैसे है, जब भी आप कोई भी बोरोइंग करते हैं, जब भी आप कोई लोन लेते हैं, तो एक हमारी जो 4 ब्यूरो है वहां पे एक आपकी एंट्री जनरेट हो जाती है, और जिस तरह से आप रीपेमेंट करते हैं उतना ही आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता जाता है। जितना ही आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है उतने ही आसानी से आपको लोन मिलता है, बैंक उतना ही आपको ट्रस्ट करता है, और ये ओवर अ पीरियड होता है, थोड़ा समय लगता है क्रेडिट स्कोर को बनने में। उसके पहले अगर आपने बोरोइंग नहीं करी है तो आप न्यू टू क्रेडिट रहते हो, वहां पे आपका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं दिखेगा, +1 -1 में दिखेगा कुछ ऐसा।
तो अगर क्रेडिट स्कोर बनता समय से है बट बिगड़ता बहुत जल्दी है, अगर एक भी लोन डिफॉल्ट हुआ या एक भी ईएमआई डिले हुई तो वो स्कोर गिरने लगता है। हुआ क्या है इस केस में, क्योंकि ये इंटेंशनली इसीलिए लिया ही गया था ये लोन, फ्रॉड करके, फेक डॉक्यूमेंट्स यूज करके, कि उसका रीपेमेंट करना नहीं था। अब जब रीपेमेंट नहीं होगा तो वो डिफॉल्ट रिपोर्ट होने लगेगा ब्यूरोज को, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको डिफॉल्ट रिपोर्ट करेंगी, और वो डिफॉल्ट फिर वो स्कोर को इम्पैक्ट करेगा बैडली, वो स्कोर नीचे गिरता जाएगा। और जब भी कभी वो किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो चांसेस बहुत हाई हैं कि उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो डिफॉल्ट उनके सिबिल में दिखेगा और क्रेडिट स्कोर भी उनका डाउन हो जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए मास्टरमाइंड किस तरह से इन्होंने लगाया है अपना, क्योंकि पुलिस ने जो आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके पास 10 मोबाइल पकड़े गए हैं, 42 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप और 3 सीपीयू जब्त किए गए हैं उनसे। इतना ही नहीं, यहाँ पर 40 डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को बरामद भी किया है पुलिस ने। 25 नकली आधार कार्ड इनके पास है, 34 नकली पैन इनके पास है। और एक चीज शुभम जो कि बहुत ध्यान देने वाली है वो ये है कि ठगों ने टेलीग्राम ग्रुप के जरिए एक दूसरे को संपर्क किया है। वो उनका नेक्स्ट मूव क्या है, इसके लिए वो टेलीग्राम जैसे ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। टेलीग्राम हमेशा से ऐसे सब साइबर क्राइम के लिए यूज किया गया है। वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे इजीली ट्रैकेबल नहीं है। जितने भी साइबर क्राइम्स बहुत सारे आज सिर्फ यही डॉक्यूमेंट और जो स्कैम हो रहे हैं उसी के नहीं, बाकी बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हुए हैं जिसपे टेलीग्राम पे ग्रुप बना के और इन्होंने स्कैम किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये रिपोर्ट कहाँ पे करना है और आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आपका पैन कार्ड कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है। तो नेशनल टैक्स इंफॉर्मेशन की वेबसाइट है NSDL onlineservices.nsdl। वहां पे विजिट करके आप वहां पे ऑप्शन है रिपोर्ट करने के लिए कि आपका पैन कार्ड अगर कहीं पे मिसयूज हुआ है, जैसे कि इक्विफैक्स हो गए, पेटीएम हो गए, ऐसे जो एप्लीकेशंस हैं जो सिबिल स्कोर चेक, जो जेन्युइन सिबिल स्कोर बताते हैं, वहां पे आप अपने डिटेल्स डालने के बाद, आपके नंबर डालने के बाद आपको वो बता देंगे कि आपके लोन कहाँ कहाँ एक्टिव है। फिर इफ आपको कुछ सस्पिशियस जगह दिख रहा है कि आपका लोन कहीं और एक्टिव है जहां से आपने अप्लाई नहीं किया है या लोन नहीं लिया है, तो आप जो ऑनलाइन सर्विसेज .nsdl वेबसाइट है उसके थ्रू आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और वो रिपोर्ट करने के बाद जो भी नेशनल टैक्स इंफॉर्मेशन की टीम है वो उसे रिमूव कर सकती है अपनी तरफ से। बिल्कुल। लेकिन शुभम सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि हमारी इतनी पर्सनल डिटेल्स इतनी पब्लिक डोमेन में है, वैसे इसमें भी कोई नई बात नहीं है, ऐसे बहुत हमने केसेस देखे हैं। कैसे इंश्योर करें कि हमारी जो पैन कार्ड की डिटेल्स हो गई, आधार कार्ड की डिटेल्स होंगी, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स होंगी, ये पब्लिक डोमेन में ना जाएं? इसके लिए तो हमें कदम उठाने पड़ेंगे, सुनिश्चित करना होगा। कैसे किया जाए? आजकल ये पैन कार्ड और आधार कार्ड बेसिकली हमें हर जगह ही लगता है, चाहे हम किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी, चाहे लोन हो या कहीं पे भी हमें कुछ अप्लाई करना है अपने एजुकेशन के रिलेटेड ऑनलाइन या कुछ भी एक्टिविटी हो, तो हमें ये मॉनिटर करना है कि हम जहाँ पे भी अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं वो वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं है, फिर ही हमें वहां पे अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं। और हम अगर फिजिकल कॉपी शेयर कर रहे हैं कहीं पे, तो आप उसको जेरॉक्स लेके कॉपी करके आप अपना सेल्फ सिग्नेचर उस पे साइन करके ही शेयर करिए। और आप उस पे मेंशन करिए कि आप किस पर्पस से ये डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो, तो आपका एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा, आपको बताया कि आपने कहाँ कहाँ अपना डॉक्यूमेंट शेयर किया है। चलिए, हमारे साथ अब पुनीत भसीन भी जुड़ गई हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट। पुनीत, स्वागत है आपका। और जिस तरह से यहाँ सेलिब्रिटीज के साथ स्कैम हुआ है, ये किसी भी आम आदमी के साथ हो सकता है, इसी पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं और हमारे पैनलिस्टों ने काफ़ी कुछ यहाँ पर हमको समझा दिया है। अब ये बताएं कि कानूनी तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है अगर आपके पास इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है तो? देखिए, अगर जिनके साथ ये गुनाह हुआ है, सबसे पहले उनको एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करनी बहुत ज़रूरी है और इसमें ऑब्वियसली एफआईआर दर्ज करना ज़रूरी है। इसके बाद में मैटर को आगे लिया जाएगा। जो क्रेडिट एजेंसीज़ हैं, बैंक्स हैं, पहले तो बैंक्स ने विदाउट प्रॉपर केवाईसी वेरिफिकेशन
अगर उन्होंने केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड के ऊपर दिया है, या तो कई बार आजकल बैंक साथ में ओटीपी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाते हैं, मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करवाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करवाते हैं। तो ये बैंक ने किस तरीके से केवाईसी किया, ये आरबीआई ओम्बड्समैन में भी कंप्लेंट करना ज़रूरी है। एक तरीके से ये एक अनऑथराइज्ड एक्सेस है पर्सनल सेंसिटिव डेटा एंड इन्फॉर्मेशन का ऑफ दीज़ सेलिब्रिटीज़। सो येस, अनऑथराइज्ड एक्सेस के हिसाब से भी वो कंप्लेंट इनिशिएट कर सकते हैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने। ये सारे लीगल ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं, जो उन्हें डेफिनिटली बरतने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से उनका मिसयूज अगर हुआ और ज्यादा पैसे गए तो लायबिलिटी काफी तरीके से, देखिए कोई भी एजेंसी लायबिलिटी इनके ऊपर पिन करने वाली है। अगर उनको प्रूव करना है कि वो मैं नहीं था या नहीं थी जिसका ये अकाउंट खुला है, जिसका ये क्रेडिट कार्ड इश्यू हुआ है, तो उनको अपने लिए खुद प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने बहुत जरूरी हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो जानकारियों की डिटेल हुई है वो तो क्रेडिट कार्ड कंपनियों की तरफ से हुई है, या जो जालसाज है उन्होंने गूगल पर इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वहां से इकट्ठा की है। तो इस सिनेरियो में पुनीत, किस तरह से आपको कंप्लेन दर्ज करानी चाहिए? कहीं से भी करी गई हो इंफॉर्मेशन, लेकिन देयर इज अ अनऑथराइज्ड एक्सेस। आज मैंने ऑथराइज किसी को नहीं किया है मेरा आधार कार्ड यूज करने के लिए। सो कहां से किया गया हो, किसने किया हो, वो अलग एक सवाल है। पर मैंने ऑथराइज नहीं किया है तो मैंने उस हिसाब से एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करनी है विद रिस्पेक्ट टू अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ माय पर्सनली आइडेंटिफाइबल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, दैट इज आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसका मिसयूज ये सब अलग अलग कंपनीज में किया गया है। अभी इन कंपनीज ने किस तरीके की सावधानी बरती है, केवाईसी किया है, कई तरीकों में आजकल 2 लेवल का ओटीपी वेरिफिकेशन भी होता है आपको क्रेडिट कार्ड देने से पहले। कई कंपनीज में ऐसा भी होता है कि वो आपका ईमेल वेरिफिकेशन करवाते हैं। कई चीजें होती है अकाउंट खोलने से पहले जो आजकल करी भी जा रही है, जिसको डिजिटल बैंकिंग में किया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या वेरिफिकेशन हुआ है, ये पूरा पुलिस फिर बैंक्स को या क्रेडिट कार्ड कंपनीज को बुलाकर पूछेंगे कि आपने क्या किया है और ये कहाँ से अपलोड हुआ है। तो शुभम, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि एक पर्सनल लेवल पर आप अपनी सेफ्टी को इंश्योर करें, लेकिन उसके अलावा जो बाकी एजेंसीज हैं उनके ऊपर भी तो जिम्मेदारियां बनती हैं। उनके ऊपर डेफिनेटली जिम्मेदारी है कि उन्होंने किस प्रकार से। शुभम जी, हाँ जी, वो तो जरूरी है। जैसे कि आरबीआई हो गए या बहुत सारे जितने रेगुलेशन बॉडी है वो हमेशा इस चीज के अवेयरनेस करते होते हैं। उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हो गए या जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ जिसके थ्रू वो अवेयरनेस कर सकते हैं। और मोस्टली जो भी हम जब भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हम यूज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर एप्लीकेशन इसीलिए बनाया है कि जहाँ पे आप अपने जो भी आपके गवर्नमेंट के एप्लीकेशन है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आप उसके थ्रू आप जहाँ पे भी सबमिट कर रहे हो आप डिजी लॉकर के थ्रू सबमिट करिए, ताकि उसका एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा और वो एक सेफ प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप कहीं पे भी अपने डॉक्यूमेंट शो कर रहे हो या सबमिट कर रहे हो। जी पुनीत, आप कुछ कह रही थी, बताएं। हाँ जी, जो लाइबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात कर रही थी, जब भी हम हमारे देश में देखते हैं तो देयर इज अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एक लाइबिलिटी कॉर्पोरेट्स पर भी बनती है अंडर सेक्शन 43A टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। 43 के अंडर देयर इज अ लाइबिलिटी इवन विद रिस्पेक्ट टू अनऑथराइज्ड एक्सेस, जिसमें चाहे उन्होंने कुछ ना किया हो लेकिन उनकी एक भागीदारी बन जाती है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं किया है। तो आज अगर किसी का भी आधार कार्ड, किसी का भी पैन कार्ड देकर आप ऐसे खोल दें, इस प्रकार की वेरिफिकेशन बैंकिंग सिस्टम में भी नहीं चलती है। देयर इज अ कस्टमर वेरिफिकेशन, some banks even have referral methods where they check out the references, बहुत सारे तरीके हैं। तो इस वजह से एक टाइप की लाइबिलिटी ऑलरेडी हमारे लॉ में एग्जिस्ट करती है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस 43A के अंडर दे कैन बी हेल्ड लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन अप टू 5 करोड़ रुपीज अगर उनके एंड से फेलियर हुआ है। तो जिस भी डिपार्टमेंट में जहां से आधार कार्ड, पैन कार्ड लीक हुआ है, वहां पर वो डिपार्टमेंट्स की भी लाइबिलिटी अप टू 5 करोड़ रुपीज पर इंसिडेंट और पर इंडिविजुअल हुज डेटा हैज गॉन, इस तरीके की लाइबिलिटी बनती है। तो हमारे पास इसके लिए काफी कड़े लॉज डेफिनेटली हैं। इसीलिए जो लोग अफेक्टेड हो, जिनका भी इस तरीके का डेटा मिसयूज हो, वो इमीडिएटली लीगल एक्शन इनिशिएट करें। जो मैंने आपको पहले भी आउटलाइन किया, वो 3-4 तरीकों के लीगल एक्शन आपके पास है जो आप स्टेप्स ले सकते हैं। तो ऐसे में महेश ये बताएं कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो गया है इस फर्जीवाड़े की तरफ से, तो यहाँ पर किसी भी तरह का बचाव शिकायत करने के बाद? जी हाँ, एजेंसियों के पास, हमारे पास डिस्प्यूट का मैकेनिज्म होता है जहाँ पे ये जाके डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो है, ये लोन्स हमारे नहीं है, उसको रेज कर सकते हैं।
साथ साथ वो उन रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी लेटर लिख सकते हैं कि ये लोन बिना हमारे परमिशन के हुआ है, हमारे डॉक्यूमेंट्स को फ्रॉड करके ही हुआ है, फोर्ज करके हुआ है, जो भी है। तो उसमें एक सुधार का स्कोप बनता है। हालांकि ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, और आप जब तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसको ओके रिपोर्ट नहीं करेंगी या गुड नहीं रिपोर्ट करेंगी, कोई भी रिपोर्टिंग एजेंसी उसको ठीक नहीं करेगी बाय डिफॉल्ट। बट जैसे ही हम डिस्प्यूट रेज करते हैं, एजेंसियां वापस उन इंस्टीट्यूशंस के पास जाती हैं और इसको रेज करती हैं कि देखिए एक कस्टमर ये बोल रहा है कि ये जो लोन है ये इससे बिलोंग नहीं करता, तो आप इस मामले की जांच पड़ताल करें, और अगर नहीं है तो इसकी रिपोर्टिंग ठीक करें। तो ये एक बेटर ऑप्शन है कि आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट एक टाइमली रिव्यू करते रहें, और अगर इस तरह की कोई भी अनसस्पिशियस कुछ दिखता है तो आप उसको रिपोर्ट करें और इसको सीरियसली ले मैटर को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अपने आप से नहीं ठीक होगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। अच्छा, एक तरीका तो महेश ये होगा जिससे आपका सिविल स्कोर खराब है, आपका क्रेडिट स्कोर खराब है, उसको आपको ठीक करना है। और दूसरा जो ऑर्गेनिक तरीके से ठीक करने की बात है, मैं स्कैम से हटके ये सवाल पूछ रही हूँ, बिकॉज बहुत लोग क्रेडिट स्कोर खराब होते हैं, उनको पता नहीं होता, जब वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं तब उनको समझ में आता है कि ये स्कोर खराब है। इसको ठीक होने में कितना समय लगता है? तो देखिए, उसका कोई एक मियाद या कोई टाइम पीरियड नहीं है। अगर उसको फिक्स कर दिया तो एक साइकिल में ही वो ठीक हो जाएगा, बट जब तक वो नेगेटिव रिपोर्टिंग रहेगी तब तक ठीक नहीं होगा। तो यूजुअली ये 5 साल भी लग सकता है, तो 3 महीने में भी ठीक हो सकता है, या 1 महीने में भी। अगर कोई गलत रिपोर्टिंग हुई है वो हट जाए तो आपका स्कोर फटाफट वापस से इंटैक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, शुभम ये बताएं, अब हम अपने क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार हमारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो वेबसाइट्स पे सेफ भी हो जाती हैं। कैसे इंश्योर करें कि जिस भी वेबसाइट पर हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सेफ हो, और अपनी इन्फॉर्मेशन उन वेबसाइट्स के साथ सेव रखना कितना सही है, कितना गलत है? कैसे सेफली अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपको ऑनलाइन करना चाहिए? जब भी जिस भी वेबसाइट पे हम विजिट कर रहे हैं, चाहे वो ई शॉपिंग के लिए हो या चाहे वो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए हो, तो उस वेबसाइट का हमें रिव्यू चेक करना है कि उसके बैड रिव्यू कहाँ पर है। क्योंकि जो भी जिसके साथ भी स्कैम होता है वो ऑटोमेटिक उनके सोशल मीडिया पेज पे या गूगल पे कहीं ना कहीं वो रिव्यू डाल देते हैं कि ये हमारा स्कैम हुआ है इस पेमेंट गेटवे के थ्रू या इस वेबसाइट के थ्रू। सो आपको एक फर्स्ट चीज तो चेक करनी है रिव्यू। सेकेंड चीज कि आप जिस भी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो उसका, जैसे कि वेल नोन बहुत सारे पेमेंट गेटवे होते हैं, जैसे पेटीएम के पेमेंट गेटवे हो गए और XYZ एक्स्ट्रा बहुत सारे पेमेंट गेटवे, आप उसके थ्रू कर रहे हो तो आपको लाइक बेसिक नॉलेज तो आजकल सबको है कि ये सेफ प्लेटफॉर्म है। उसका जो HTTPS जो भी ट्रांजेक्शन जो सिक्योरिटी लेयर है वेबसाइट का वो सिक्योर है। और थर्ड चीज की आप अब RBI ने कुछ रेगुलेशन लाया है कि आप जब भी अपने कार्ड सेव कर रहे हो किसी भी ई शॉपिंग वेबसाइट पे, फिर वो आपको ऑथराइज लाइक 2 फैक्टर आपको OTP आएगा, वेरीफाई होगा, तभी वो ट्रांजेक्शन होगा। डायरेक्टली आपका कार्ड पता है किसी को और कार्ड डिटेल किसी ने डाल दिया, फिर वो ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक होगा नहीं। सो ये सब चीजें आपको नजर में रखनी है, और फिर ही उस वेबसाइट के थ्रू आपको सर्फिंग करनी है, जो भी ट्रांजेक्शन करनी है। ऑलराइट, पुनीत ये बताएं कि आम केसेस जो आते हैं वो किस तरह के स्कैम्स के आ रहे हैं? आमतौर पर जो चलते हैं आधार KYC फ्रॉड के डायरेक्ट केसेस होते नहीं है। अगर हम बैंकिंग फ्रॉड्स देखते हैं तो उसमें नॉर्मली ये चीज होती है कि जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो एक तरीके का एक मनी म्यूल ट्रांजैक्शन का चेन बनाते हैं, जिसमें वो किसी ना किसी का आधार कार्ड, पैन कार्ड लेते हैं, उसको महीने के पकड़िए 5,000 10,000 रुपए दे देते हैं, उसके नाम से बैंक अकाउंट खोलते हैं। इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस में कई तरीके से हम देखेंगे तो बहुत सारे ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स, वॉलेट फ्रॉड्स, जो क्रिमिनल्स हैं वो इस तरीके के फर्जी अकाउंट्स यूज करते हैं। तो जब पुलिस फाइनली ट्रेस करती है तो उनको पता चलता है कि जो पर्सन अकाउंट होल्डर है एक्चुअली उसका कोई क्राइम से लेना देना भी नहीं होगा, उसको केवल महीने के 5-10 हजार रुपए मिल रहे होंगे ये अकाउंट एक्टिव रखने के लिए। आप जिस केस की बात कर रहे हैं उसमें एक्चुअली इन्हीं लोगों के नाम से, जो सेलिब्रिटीज है उन्हीं के नाम से ये पूरा एक्टिविटी किया गया है। तो ये थोड़ा सा एक अलग केस बन जाता है, जिसमें जो आप इससे पहले एक बात कह रहे थे सिविल स्कोर के बारे में, क्योंकि इसमें कई लोग अफेक्टेड है, कई नामी पर्सनालिटीज अफेक्टेड है। एक ऑप्शन जो वो जरूर ट्राई कर सकते हैं कि वो हाई कोर्ट में इंटीरियम रिलीफ ले सकते हैं
कि जब तक इस मैटर की जांच ना हो पूरी तरीके से, तब तक सिविल में कम से कम ये रिपोर्टिंग ना दिखे, ताकि उनका स्कोर उस समय तक इफेक्ट ना हो, पेंडिंग वो कोई उस तरीके का उस समय तक लोन ना लें, या कोई जो कंडीशंस कोर्ट इम्पोज करती है उस हिसाब से कम 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 आप बोल सकते हैं कम से कम एक तरीके से उनका गलत रिपोर्टिंग एक इंटीरियम ऑर्डर के रूप में रोका जा सकता है। और क्योंकि कई सारे सेलिब्रिटीज एक साथ हैं, एक साथ मिलकर ये आप समझ सकते हैं कि एक इस तरीके का ऑर्डर लिया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो पुनीत, आप भी शायद अग्री करेंगे कि इस तरह के स्कैम्स की और फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग हो। मेरे ख्याल से अभी भी जो आंकड़े हमारे पास हैं रिपोर्टिंग के, वो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाले हैं, काफ़ी परेशान करने वाले हैं, लेकिन वो भी अंडर रिपोर्टिंग है। लोगों को अधिकतर समय तो समझ ही नहीं आता कि उनके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ है, और जब समझ में आता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। और जिनको पता है कि फ्रॉड हुआ है वो कोशिश नहीं करते हैं हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं है कि उनका पैसा उनको वापस मिले। तो अब तक जितने भी केसेस यहाँ पे दर्ज होते हैं, इनका सेटलमेंट रेशियो कितना होता होगा, या क्लेम रेशियो कितना है, अगर आप बता सकें तो? काफी कम है, काफी कम है, क्योंकि देखिए जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो चालाकी से कुछ कुछ अकाउंट्स ये होंगे जिसमें वो ज्यादा पैसे विड्रॉ करते हैं या बड़े अमाउंट्स का गुनाह करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स में। ज्यादातर जो आप साइबर क्रिमिनल्स देखेंगे वो छोटे छोटे अमाउंट्स में करते हैं, 1000-2000। पर आप सोचिए अगर उन्होंने 15 लाख लोगों को दिन में लूटा 1000-2000 रुपीज में, वो अचानक एक बड़ा अमाउंट हो गया। एक दूसरा एंगल और तरीका भी है जिसमें ये फ्रॉडस्टर्स ये गुनाह करते हैं, जिसमें वो हर इंसान के पकड़िए वॉलेट से या अकाउंट से 1-2 रुपए के फिगर्स निकालते हैं। तो आप अगर सोचेंगे महीने में हमारे देश में अगर 1 मिलियन या 2 मिलियन ऑनलाइन बैंकिंग यूजर्स हैं, उसमें से 1 और 2 रुपीस मिसिंग जाएगा, कोई इंसान ये नोटिस भी नहीं करता है कि इस तरीके से एक ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अंडर रिपोर्टिंग अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल हमारे देश में है, पर जिस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स ऑपरेट कर रहे हैं, एक आम आदमी को ये समझ भी आना, आपके अकाउंट से अगर 1 रुपया मिसिंग जाएगा आपको ये रियलाइज होगा, ये जरूरी नहीं है। और अगर पकड़िए आपको रियलाइज भी हुआ, पकड़िए 10-15 लाख रुपए गए, तो भी कई बार क्या होता है कि आप लोग पुलिस के पास जाने से हिचकिचाते हैं, कंप्लेंट दर्ज करने से हिचकिचाते हैं। उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आगे वो कुछ रिकवर कर पाएंगे, जबकि हमारा पुलिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम काफी रोबस्ट है इसको संभालने के लिए, अभी साइबर क्राइम्स को संभालने के लिए काफी रोबस्ट है। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि शुभम आपको ये समझाए कि कैसे हर राज्य में जो साइबर सेल की पुलिस है वो अपने आप में काफी एक्टिव हो गई है, और बहुत जरूरी है लोगों को हिम्मत करके उनके पास संपर्क करना, उनके पास पहुंचना और बताना कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। आगे मुझे समझना है कि बैंकों ने भी अपने आप रिपोर्टिंग की एक सुविधा भी यहाँ पर लगभग शुरू कर दी है। शायद पुनीत इस बारे में बता पाए, लेकिन पहले आप शुभम। जी, हर स्टेट के साइबर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो तो बहुत डिफरेंट है, पर पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई है, क्योंकि वो अभी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छे से। जो कॉर्पोरेट लेवल की बड़े आईटी कंपनी है वो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है CSR के थ्रू, और उन्हें नए नए इक्विपमेंट्स जो फॉरेंसिक हो गए, जो इन्वेस्टिगेशंस में हो गए, वो उन्हें प्रोवाइड हो रही है, जिसके थ्रू काफी रेशियो में कमी दिख रही है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो भी क्रिमिनल्स होते हैं ये जिन्हें टारगेट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए, XYZ एक स्टेट है, वो टारगेट कर रहा है एक दूसरे स्टेट के विक्टिम्स को। सो ये जो गैप है स्टेट टू स्टेट का, क्योंकि इसे जब हम ट्रेस आउट करते हैं पता चलता है कि ये XYZ लोकेशन से ट्रांजेक्शन हुए हैं। सो ये एक टीम फॉर्म करना, वो टीम फॉर्म करके पूरे डिटेल्स निकालने के बाद उस स्टेट में विजिट करना, वहां के लोकल पुलिस स्टेशन के हेल्प लेके फिर उसमें जो भी कल्प्रिट्स हैं उन्हें अरेस्ट करने के प्रोसीजर करना, ये एक लेंथी प्रोसेस है। और ये इसीलिए जो भी साइबर क्रिमिनल्स है वो डिफरेंट स्टेट के विक्टिम्स को टारगेट करते हैं। सो ऐसा एक SIT फॉर्म होना चाहिए जो हर एक स्टेट में हो, जो जैसे कि मुंबई में स्कैम हो रहा है और एक्यूज हैं दिल्ली के, तो ये मुंबई की टीम ने जो भी टेक्निकल काम किए हैं वो इनपुट्स देंगे दिल्ली को, और दिल्ली की टीम उस पर वर्कआउट करेगी। सेम ये क्रॉस प्लेटफॉर्म जनरेट होना चाहिए, जिसके थ्रू साइबर क्राइम के रेशियो बहुत कम है। बिल्कुल। पुनीत बताएं, बैंकों के पास भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं तुरंत? बैंक आपके पैसे को क्या होल्ड करते हैं? किस तरह से बैंकों से सहायता ली जा सकती है?
there is something called a breathing cooling period in banking transactions. अच्छा। So RBI गाइडलाइंस के हिसाब से भी एक ब्रीदिंग कूलिंग पीरियड होता है, जिसके अंदर अगर आप पकड़िए 24 घंटे या 72 आवर्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अगर आप बैंक को इन्फॉर्म करते हैं, नॉर्मली आप 24 आवर्स के अंदर करेंगे, तो दे आर ऑल्सो सपोज टू इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस उन्होंने ये इमीडिएट ट्रांजैक्शन रोक देना है। परंतु काफी फ्रॉडस्टर्स के केस में क्या होता है, जब तक 1-2 घंटे में पैसे किसी दूसरे अकाउंट में जाते हैं, वो उसको मैन्युअली एटीएम से विड्रॉ कर लेते हैं। अगर विड्रॉ नहीं होता है तो बैंक हैज द पावर टू फ्रीज द मनी इन द बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट, जो बैंक्स करती भी हैं। परंतु आपको सिर्फ बैंक को रिपोर्ट करके रुकना नहीं चाहिए, आपको फिर भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि जो फ्रीज होता है अमाउंट, अगर बैंक समझिए फ्रीज कर भी लेता है बेनिफिशियरी अकाउंट में पैसे, तो भी आपको एफआईआर की कॉपी लगने वाली है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, डी फ्रीज करवाने के लिए वो पैसा जो फ्रीज हुआ है अपने आप से वो फ्रीज डी फ्रीज नहीं होता है, तो आपको पुलिस के पास जाना ही जरूरी है, एफआईआर आपको दर्ज करनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट के पास डी फ्रीजिंग एप्लीकेशन जो होती है वो फाइल करनी पड़ेगी, और वो एक कोर्ट प्रोसीजर है जिसके दौरान और उसके बाद में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बेसिस पे आपका अकाउंट डी फ्रीज किया जाता है और वो पैसे आपको रिटर्न होते हैं। ऑलराइट, चलिए समय मेरे पास खत्म हो गया है, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर हमारे दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया है। और जाते जाते दर्शकों के लिए 18 स्वदेश के टिप्स ऑल्सो, मजबूत पासवर्ड बनाएं और बदलते रहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है तो कुछ कदम आपको अपनी तरफ से भी उठाने होंगे, और उसमें सबसे ज़रूरी है कि आपका जो पासवर्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लगातार अपने पासवर्ड को बदलते भी रहना चाहिए। अच्छा, पासवर्ड में आप कैसे बनाएंगे एक पासवर्ड? उसमें एक लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। कई बार अपने आप जब आप पासवर्ड सेट कर रहे होते तो आपको प्रॉम्प्ट मैसेज आता है कि कीप अ स्ट्रॉन्गर पासवर्ड, मजबूत पासवर्ड बनाइए, उसमें कैरेक्टर्स डालिए। तो उस प्रॉम्प्ट का आप इस्तेमाल कीजिए और वहां समझिए कि कैसे आपको पासवर्ड सेट करना चाहिए। जहाँ पर दूसरों के मोबाइल लैपटॉप से पर्सनल लॉगिन आपको नहीं करना है, अगर करते हैं तो लॉग आउट जरूर कीजिएगा। थर्ड पार्टी ऐप्स और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आपको नहीं करने हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको अपनानी है, और पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना है, और बैंकिंग ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने ब्राउजर सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना है, वक्त वक्त पर डेटा का बैकअप आपको लेना है, एंटीवायरस फायरवॉल का इस्तेमाल भी करना है, वेबसाइट पर बैंकिंग डिटेल्स आपको सेव नहीं करनी है, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है, और ऑनलाइन लॉटरी, गेम, नौकरी के लिंक जो आते हैं उनसे आपको बचना चाहिए पूरी तरह से। किसी को कॉल, मैसेज में पर्सनल डिटेल्स आपको नहीं देनी है। ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त पूरी सावधानी बरतनी है। ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो आपको घबराना नहीं है। 1930 पर आपको कॉल करके पूरी जानकारी देनी है। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, साइबर पुलिस सेल में आप शिकायत इसके जरिए दर्ज करवा सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।